प्रतिरक्षी और रक्षम। इस लेसन में जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आज जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है प्रतिरक्षी। आपको दिखाई दे रहा है इस प्रतिरक्षी जो हेडिंग है इसके बारे में आज हमको यहाँ ध्यान से समझना है। आइए क्या है प्रतिरक्षी, कैसे क्या काम करती है देखते हैं। देखिए प्रतिरक्षी जो है, इस प्रतिरक्षी को एक और नाम से भी जाना जाता है। और क्या नाम है इसका देखिएगा, इम्यूनोग्लोबिन। इसको एक और नाम से जिसे जानते हैं उसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन। और इसको शो करते हैं किससे, IG से। इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जानते हैं इसे और इसे IG से शो करते हैं। आई बना है इम्यूनो से, आई किससे बना है, इम्यूनो से। और जी लिखा है ग्लोबिन से। ग्लोबिन का जो आगे का वर्ड होगा वो क्या होगा, जी। और इम्यूनो का आगे का वर्ड क्या होगा, आई। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, IG। तो प्रतिरक्षी को किससे नाम से जानते हैं, प्रतिरक्षी को नाम से जानते हैं इम्यूनोग्लोबिन से। और इसको लिखते हैं IG। इम्यूनोग्लोबिन से क्यों जानते हैं, देखिए प्रतिरक्षी मतलब हमारी इम्यूनिटी है। प्रतिरक्षी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर कहते हैं हमारी। तो प्रतिरक्षी का ये तो इंग्लिश हो गया इम्यूनिटी, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, आई। ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसे गामा ग्लोब्यूलिन, जिसे हम कहते हैं गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। उस प्रोटीन की वजह से यहाँ पर आया है जी, क्योंकि ग्लोबिन किससे स्टार्ट हो रहा है, जी से, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर जी। तो प्रतिरक्षी की मतलब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से आया है आई। और ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिससे हमारा प्रतिरक्षी बना होता है। उस प्रोटीन का पूरा नाम है गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। उसकी चर्चा अभी हम आज ही करने वाले हैं। तो प्रतिरक्षी को हम इम्यूनोग्लोबिन IG के नाम से भी जानते हैं। दूसरा देखिए प्रतिरक्षी होते क्या है। प्रतिरक्षी वे पदार्थ है, प्रतिरक्षी वे पदार्थ है जो प्लाज्मा कोशिका द्वारा, जो प्लाज्मा कोशिका द्वारा, प्लाज्मा कोशिका द्वारा बनाए जाते हैं। प्लाज्मा कोशिका द्वारा क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये प्लाज्मा कोशिका द्वारा बनाए जाते हैं भाई। तो याद रखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार होने जा रहा है कि प्रतिरक्षी को कौन बनाता है, प्रतिरक्षी को बनाती है प्लाज्मा कोशिका। तो प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिका द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार के गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। एक प्रकार के गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, मतलब प्रतिजन जो था वो भी हमारा एक प्रोटीन संरचना थी। और यहाँ पर जो हमारा प्रतिरक्षी ये भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन संरचना है। तो ये एक गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। क्या नाम इसका, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। ये क्लियर हो गया। वे पदार्थ जो प्लाज्मा कोशिका द्वारा बनाए जाते हैं। ये कैसे पदार्थ है, ये ऐसे पदार्थ जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, प्लाज्मा कोशिका के द्वारा। और दूसरे नंबर पे क्या खास बात इनकी, ये गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो रहा है। क्वेश्चन क्या तैयार हो रहा है कि प्रतिरक्षी किस प्रकार के पदार्थ हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर के लिए, प्रतिरक्षी किस प्रकार के पदार्थ है। तो आपको बताना पड़ेगा कि प्रतिरक्षी गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रकार के पदार्थ है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन, प्रतिरक्षी को कौन बनाता है, प्लाज्मा कोशिका। दूसरा, प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन है, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये हो गया दूसरे नंबर का क्वेश्चन। और देखिएगा प्रतिरक्षी के बारे में क्या खास बात है।
ये रक्त या शरीर के अन्य तरल, ये रक्त या शरीर के अन्य तरल में पाए जाते हैं, अन्य तरल में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये रक्त या शरीर के अन्य तरल में पाए जाते हैं। स्थान कहाँ है इनका? रक्त में पाए जाते हैं। रक्त के अलावा दूसरा कोई शरीर का अगर तरल पदार्थ है, जैसे लसिका, रक्त के अलावा एक और तरल पदार्थ कौन सा है? लसिका। उस लसिका के अंदर भी प्रतिरक्षी पदार्थ पाए जाते हैं। तो रक्त में पाए जाते हैं। रक्त के अलावा अगर कोई दूसरा तरल पदार्थ है जैसे लसिका, तो लसिका में भी WBC यानी कि प्रतिरक्षी पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर 3rd पॉइंट। पहले हमने क्या पढ़ा? प्रतिरक्षी को किस नाम से जाना जाता है? इम्यूनोग्लोबिन, और इसे शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IG। दूसरा क्या है? ये ऐसे पदार्थ जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? प्लाज्मा कोशिका के द्वारा, यानी इनकी जन्मदाता कौन है? प्लाज्मा कोशिका। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा कि ये किस प्रकार के प्रोटीन हैं? तो ये गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? ये रक्त में या शरीर के अन्य तरल में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या काम करते हैं ये प्रतिजन, ये प्रतिजन मतलब प्रतिजन को हम किससे जानते हैं? रोगाणु। चर्चा की थी भी पहले कि प्रतिजन एक प्रकार का रोगाणु हमारा दुश्मन है। ये जो दुश्मन है प्रतिजन, ये प्रतिजन रोगाणु को क्या करता है? नष्ट करता है। रोगाणु को नष्ट करने का काम करता है। तो इसका एक और काम क्या हो गया कि ये प्रतिजन या रोगाणु को नष्ट करने का काम करता है। रोगाणु जो होता है, दुश्मन जो होता है, उसके लिए हमारे अच्छे सैनिक होते हैं प्रतिरक्षी। ये पहले के जो वीडियो क्लासेस थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे प्रतिजन को नष्ट किया जाता है प्रतिरक्षी के द्वारा। तो अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? प्रतिरक्षी। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस लाइन से तो क्या बनेगा कि प्रतिजन को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है या किन पदार्थों के द्वारा नष्ट किया जाता है? तो आपको बताना है प्रतिजन को प्रतिरक्षी पदार्थों के द्वारा नष्ट किया जाता है। या रोगाणु को नष्ट करने वाली संरचना हमारे शरीर के अंदर क्या है? उस संरचना का नाम क्या है? प्रतिरक्षी। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया था इसके बारे में। आगे देखिए क्या बात करनी है। प्रतिरक्षी जो होते हैं हमारे शरीर में कई प्रकार के प्रतिरक्षी होते भी, कई प्रकार की प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है। उन सभी कोशिकाओं से लगभग प्रतिरक्षी पदार्थ बनाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर से ये जो शरीर के अंदर रोगाणु विद्यमान है उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। अगर आप इनके बारे में लिखना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। इनको इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में IG कहते हैं। ये वे पदार्थ है जो प्लाज्मा कोशिका द्वारा बनाए जाते हैं। किस कोशिका से बनाए जाते हैं? प्लाज्मा कोशिका से। ये एक प्रकार के गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हैं। तो किस प्रकार के प्रोटीन है? गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? रक्त में पाए जाते हैं या शरीर के अन्य तरल में पाए जाते हैं। और उस अन्य तरल का नाम क्या है? लसिका। ये प्रतिजन रोगाणु को नष्ट करने का काम करते हैं, रोगाणु को नष्ट करने, रोगाणु को समाप्त करने का काम करते हैं और हमें रोगों से बचाते हैं। अब देखिए एक जो पॉइंट है वो बात है पेराटोप की। पेराटोप, ये पेराटोप इसी प्रकार का टोप एक हमने पहले भी पढ़ा था, वो था एपीटोप। वो क्या था? एपीटोप। अभी हमको क्या पढ़ना है? पेराटोप के बारे में कि पेराटोप है क्या। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इस लेसन के बारे में पहले भी बताया था कि इस लेसन से 3 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर के होंगे। तो आप हमको ये लेसन इस तरह से तैयार करना है कि हमारे 3 क्वेश्चन जो है वो 1-1 नंबर के तैयार हो जाए। तो 1-1 नंबर को हमको ज़्यादा अहमियत देनी है। तो क्वेश्चन आ सकता है पेराटोप किसे कहते हैं। तो देखिए क्या है पेराटोप। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है। पेराटोप क्या है? प्रतिरक्षी का वह भाग है जो प्रतिजन से क्रिया करता है। मतलब पूरा की पूरा प्रतिरक्षी प्रतिजन से क्रिया नहीं करेगा। पूरा की पूरा जो प्रतिरक्षी है वो प्रतिजन से क्रिया नहीं करेगा। केवल उसका एक थोड़ा छोटा सा भाग होता है जो किससे क्रिया करता है? प्रतिजन से क्रिया करता है। और उस छोटे से भाग को किस नाम से जाना जाता है? पेराटोप। तो देखिए क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता, प्रतिजन से क्रिया करता। तो पेराटोप के बारे में आप क्या बताएंगे 1 नंबर के लिए कि ये प्रतिरक्षी का वह भाग है जो प्रतिजन से क्रिया करता है। पूरा की पूरा प्रतिरक्षी प्रतिजन से क्रिया नहीं करेगा, उसका छोटा सा भाग ही क्रिया करेगा। वो जो छोटा सा भाग क्रिया करेगा उसे किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं पेराटोप से। एपिटोप और पेराटोप दोनों में क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आ सकता है कि एपिटोप और पेराटोप में एक अंतर लिखिए 1 नंबर के लिए। तो 1 नंबर का हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया है। तो देखिए आज कितने क्वेश्चन तैयार हुए। 1 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया, 1 क्वेश्चन ये नंबर 2, एक ये क्या कार्य है प्रतिरक्षी का? रोगाणु को नष्ट करना। 1 क्वेश्चन आ सकता है पेराटोप किसे कहते हैं? तो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पेराटोप कहलाता है। अब एक बार मैं आपको पेराटोप और एपिटोप में अंतर बता देता हूँ। एक तरफ लिखा मैंने एपिटोप, एक तरफ लिखा मैंने पेराटोप। तो देखिए क्या अंतर है, छोटा सा अंतर एक आ सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है एपिटोप और पेराटोप में एक अंतर बताइए। एक ही पूछेगा क्योंकि क्वेश्चन उसको 1 ही नंबर का देना है। देखिए क्या अंतर है। प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, क्रिया करता है, क्या कहलाएगा? एपिटोप। एपिटोप कहलाता है। इधर देखिए क्या ये है, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, क्रिया करता है, क्या कहलाएगा? पेराटोप। पेराटोप कहलाता है, कहलाता है। अब देखिए एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पर एक और लाइन लिख रहा हूँ।
ये है प्रतिजन का भाग है, प्रतिजन का भाग है। और इसके बारे में लिख दूंगा, यह है प्रतिरक्षी का भाग है, प्रतिरक्षी का भाग है, प्रतिरक्षी का भाग है। अब आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा कि एपिटोप पैराटोप में क्या अंतर है। पहली बात तो यह ध्यान दीजिए, ये प्रतिजन का भाग है। ये किसका भाग है? प्रतिजन का। मैंने यहाँ साफ साफ लिख रखा है, ये प्रतिजन का भाग है, ये दुश्मन का भाग है। ये किसका भाग है? प्रतिरक्षी का। ये किसका भाग है? प्रतिरक्षी का। और यहाँ क्लियर लिख रखा है, ये प्रतिरक्षी का भाग है। अब बताओ, जब ये प्रतिजन का भाग है तो किससे क्रिया करेगा? प्रतिरक्षी से। किससे क्रिया करेगा? प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा। ये प्रतिजन का भाग है तो भाग जिसका है उसके विपरीत क्रिया करेगा। ये किसका भाग है? प्रतिजन का। तो किससे क्रिया करेगा? प्रतिरक्षी से। तो ये किससे क्रिया करता है? ये क्रिया करता है प्रतिरक्षी से। इसके बारे में देखिएगा, ये किसका भाग है? ये भाग है प्रतिरक्षी का। तो प्रतिरक्षी का भाग है तो किससे क्रिया करेगा? प्रतिजन से। तो प्रतिजन का भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करे उसे क्या कह देंगे? एपिटोप। और इधर देखिए, प्रतिरक्षी का भाग जो किससे क्रिया करे? प्रतिजन से क्रिया करे, उसे क्या कह देंगे? पैराटोप। उसे क्या कह देंगे? पैराटोप। प्रतिजन का भाग है, ये प्रतिरक्षी का भाग है। ये प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा, ये प्रतिजन से क्रिया करेगा। ये साफ अंतर है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये अंतर लिखना है। लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, पता नहीं चलता कि एपिटोप का भाग कौन सा है, पैराटोप किसका भाग है। अभी तो आपको पता है, ताज़ा ताज़ा है, आपके दिमाग में याद है कि एपिटोप जो है वो प्रतिजन का भाग है और पैराटोप जो है वो प्रतिरक्षी का भाग है। लेकिन कुछ देर बाद ये दिमाग से उड़ने लगता है कि एपिटोप किसका है, पैराटोप किसका है। एपिटोप में करके आओगे प्रतिरक्षी का भाग, पैराटोप में करके आओगे प्रतिजन का भाग। तो इसको दूर करने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, वो ट्रिक से आपको सब कंफ्यूज दूर हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है पैरों की रक्षा। ट्रिक क्या है? पैरों की रक्षा। ट्रिक क्या है? पैरों की रक्षा। इससे क्या पता चल रहा है? देखो पैरों की रक्षा ट्रिक से, भाई पैरों से बना है पैराटोप। पैरों से क्या बना है? पैराटोप। ध्यान से समझ लीजिए, पैरों से बन गया पैराटोप। कॉमन आ रहा है पेरा पेरा, ऐसा कॉमन आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर गया पैराटोप। तो पैरों से लिख दिया पैराटोप। और रक्षा से क्या समझोगे आप? प्रतिरक्षी। रक्षा से आप क्या समझोगे? प्रतिरक्षी। रक्षा से आप क्या समझोगे? प्रतिरक्षी। देखो मिल रहा है रक्षा और रक्षी, तो रक्ष रक्ष मिल रहा है, समान समान शब्द मिल रहा है। इधर पैर पैर शब्द मिल रहा है। तो पैराटोप का मतलब, पैरों का मतलब किसका भाग है? पैराटोप का। किसका भाग है? पैराटोप का। तो मतलब पैराटोप हो गया ये। पैरों का मतलब मैंने क्या लिख दिया? पैराटोप लिख दिया। भाई यहाँ पर कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है आपको, पैर और पैर। तो पैरों से आप क्या समझ लोगे? पैराटोप। और रक्षी से आप क्या समझ लोगे? रक्षा से प्रतिरक्षी। तो ये जो पैराटोप भाग है, अब आपको मालूम हो रहा होगा ये किसका भाग है? प्रतिरक्षी का, है ना। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि पैराटोप भाग किसका है? प्रतिरक्षी का। आप गलती नहीं करेंगे। आप कंफ्यूज हो सकते थे कि एपिटोप किसका भाग है, पैराटोप किसका भाग है। तो आप सीधा से याद रखिए, पैरों की रक्षा। पैरों का मतलब पैराटोप, रक्षी का मतलब प्रतिरक्षी। तो पैराटोप किसका भाग है? प्रतिरक्षी का। जब आपको पता लग गया पैराटोप प्रतिरक्षी का भाग है, तो एपिटोप किसका होगा? सिंपल सा है, एपिटोप किसका होगा? एपिटोप होगा प्रतिजन का भाग। एक याद कर लीजिए, एक वैसे ही याद हो जाएगा। तो क्या बताएंगे आप कि पैराटोप किसका भाग है? प्रतिरक्षी का। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एपिटोप और पैराटोप में क्या अंतर है, तो आप उसको यहाँ से लिख सकते हो। ये नोट कर सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एक ट्रिक जरूर याद रखनी है आपको, ये ट्रिक जरूर याद रखिएगा आप। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ये अंतर समाप्त हो गया।
अंतर पूरा हो चुका अभी ये। देखिए अब हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले नेक्स्ट हेडिंग के बारे में वो देखते हैं क्या है। हेडिंग हमारी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हेडिंग है, यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनेंगे एक एक नंबर के। प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी की संरचना ये हमारी महत्वपूर्ण हेडिंग है। इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में कि प्रतिरक्षी कैसा दिखाई देता है, क्या क्या उसकी संरचना है, कौन कौन से उसके भाग है, क्या क्या काम वो करते हैं, ये सब। यहाँ से प्रतिरक्षी की जो संरचना है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये एक लेक्चर पूरा इसके अंदर चाहिए हमको प्रतिरक्षी की संरचना को समझने के लिए। तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत प्रतिरक्षी के बारे में बता देता हूँ, प्रतिरक्षी की संरचना कैसे क्या होगी। भाई प्रतिरक्षी की जो संरचना है ये वाय आकार की होती है। प्रतिरक्षी की जो संरचना है ये होती है वाय आकार की। ABCD अल्फ़ाबेट का जो वाय आकार देखा है आपने, उस वाय आकार जैसा इसका आकार होता है। हम ABCD में जो जानते हैं वाय, इस वाय जैसे आकार की इसकी संरचना होती है प्रतिरक्षी की। कैसे होती है अभी मैं आपको बना के बताऊंगा, इससे मैच करने वाली संरचना है। अब देखो पहले ही लाइन पे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि प्रतिरक्षी किस प्रकार की संरचना है या प्रतिरक्षी का आकार कैसा दिखाई देता है। तो आप क्या बताएंगे, प्रतिरक्षी वाय आकार की संरचना है या प्रतिरक्षी का स्वरूप कैसा दिखाई देता है, वाय स्वरूप दिखाई देता है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपका प्रतिरक्षी का स्वरूप कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। प्रतिरक्षी का स्वरूप कैसा दिखाई देता है। आंसर में आप लिखेंगे, आंसर हमेशा पूरा लिखा करो भाई एग्जाम में। प्रतिरक्षी का स्वरूप वाय, आप लिख सकते हो वाय आकार का दिखाई देता है। दिखाई देता है, ये हमारे आंसर का जवाब हो गया कि प्रतिरक्षी का आकार कैसा दिखाई देता है, वाय आकार का दिखाई देता है। तो प्रतिरक्षी की संरचना काफ़ी बड़ी संरचना है, उसको हमको विस्तार से पढ़ना है। उसकी संरचना कैसी दिखाई देती है, प्रतिरक्षी के अंदर कितनी श्रृंखलाएं होती है, कैसे क्या होता है, ये सब हमको चर्चा करनी है। तो देखो थोड़ा सा आज बता देता हूँ, बाकी का प्रतिरक्षी के बारे में जो विस्तार से पढ़ना है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। प्रतिरक्षी जो हमारी है वो वाय आकार की संरचना है। दूसरा, प्रतिरक्षी के अंदर 4 श्रृंखलाएँ पाई जाती है। प्रतिरक्षी के अंदर कितनी श्रृंखलाएं पाई जाती है, 4 श्रृंखलाएं पाई जाती है भाई। 4 श्रृंखलाओं से हमारा एक प्रतिरक्षी बना होता है। ये 4 श्रृंखलाएं जो होती है, इन श्रृंखलाओं का नाम है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। 4 श्रृंखलाएं जो होती है इसके अंदर, उनका नाम होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आकार में अलग अलग होती है, भार में अलग अलग होती है। एक बड़ी होती है तो एक छोटी होती है, एक का भार ज़्यादा होता है तो एक का भार क्या होता है, कम होता है। तो भार में भी इनके अंतर होता है और इनकी लंबाई में भी अंतर होता है। आप देखिए, मैंने अभी आपको इससे क्लास में बताया था कि प्रतिरक्षी जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि प्रतिरक्षी किसका बना होता है, पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन एक ही बात है। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन एक ही बात है। जब बहुत सारे, भाई होता क्या है, प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन जो होता है ये बनता है किससे, एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल से
एमिनो अम्ल से बनता है। मतलब जब बहुत सारे, जैसे कि माना कि ये हमारे एमिनो अम्ल ऐसे, ये हमारे ऐसे बहुत सारे एमिनो अम्ल है, तो जब बहुत सारे एमिनो अम्ल ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं, बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, तो जुड़ने से एक एमिनो अम्ल की चेन बन गई पूरी, जुड़ने से एमिनो अम्ल की क्या बन गई, एक चेन बन गई। तो ये जो चेन बन गई ना एमिनो अम्ल की, ये एक बड़ी सारी चेन है, और इस चेन में हमने जिनसे जोड़ा, जो रेड कलर की लाइन को जोड़ दी है, एक बंद है, एक बंद है, एक बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को किससे नाम से जाना जाता है, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। तो दो एमिनो अम्ल हमारे, एक एमिनो अम्ल ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, तो एमिनो अम्ल आपस में किससे जुड़े, पेप्टाइड बंध से। ये भी किससे जुड़ा है, पेप्टाइड बंध से, ये भी किससे जुड़ा है, पेप्टाइड बंध से। तो एमिनो अम्ल आपस में बार बार किससे जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए हैं। पेप्टाइड बंध क्या एक ही बार आया, नहीं, एक बार नहीं आया, बहुत सारी बार आया। एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, तो बहुत सारी बार पेप्टाइड बंध आया। तो जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा बार जुड़ जाती है तो उसके आगे पोली लगा दिया जाता है, वो बहुलक पॉलीमर बन जाता है। तो यहाँ पर हमने पोली लिख दिया, और नाम क्या पड़ जाएगा इसका, पॉलीपेप्टाइड। क्या बन गया, पॉलीपेप्टाइड। और इस पॉलीपेप्टाइड का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का ही दूसरा नाम क्या है, प्रोटीन। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, पॉलीपेप्टाइड के नीचे प्रोटीन। तीन चीज़ें आपके पास, एमिनो अम्ल, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। बहुत सारे एमिनो अम्ल होते हैं, वो आपस में पेप्टाइड बंधों से जुड़ते हैं। जब पेप्टाइड बंधों की संख्या ज़्यादा है तो मैंने क्या लगा दिया, आगे पोली लगा दिया, और चीज़ क्या बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड। तो बहुत सारे पेप्टाइड बंधों से ये जो एमिनो अम्ल की श्रृंखला बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये जो लंबी सी श्रृंखला बनी, इस श्रृंखला को किससे नाम से जाना जाता है, प्रोटीन के नाम से। तो क्या बन गई, ये पॉलीपेप्टाइड चेन। तो याद रखिए, मैंने कहा कि प्रतिरक्षी किससे बने हैं, पॉलीपेप्टाइड से, या मैं कह दूं प्रतिरक्षी किससे बने हैं, प्रोटीन से, या मैं कह दूं प्रतिरक्षी किससे बने, एमिनो अम्ल से। तो बात एक ही है। सबसे छोटा हो जाएगा हमारे पास एमिनो अम्ल, वो आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड, और एक पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को किस नाम से जानेंगे, प्रोटीन के नाम से जाना जाएगा। जैसे एक ट्रेन का डिब्बा हमारा होता है, उसके अंदर बहुत सारे डिब्बे होते हैं, जब आपस में जुड़ जाएंगे तो वो ट्रेन कहलाती है। इसी प्रकार ये क्या कहलाएगा, हमारे लिए प्रोटीन कहलाएगा। बाकी का प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।